जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जो है पृथ्वी की गतियां, इसके बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर कितने तरह से गति करती है, यानी घूमती है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। तो पृथ्वी की गति यानी पृथ्वी दो तरह से गति करती है, एक घूर्णन गति करती है और एक परिक्रमण गति करती है। तो हम जानेंगे घूर्णन गति क्या होते हैं और परिक्रमण गति क्या होते हैं। तो चलिए हम पहले घूर्णन गति की ओर चलते हैं। तो घूर्णन गति जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है, यानी जो हमारा जो पृथ्वी है उसको अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं लट्टू तो देखे होंगे, अगर हम लट्टू को नचाते हैं तो वह अपने अक्ष पर ही घूमते हैं, यानी जब तक वह घूमना प्रारंभ करते हैं तब से वह अपने अक्ष पर ही घूमते हैं। तो ये हो गया घूर्णन गति का एक उदाहरण। अब हम जानते हैं परिक्रमण गति के बारे में। परिक्रमण गति क्या होते हैं, तो चलिए जानते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति परिक्रमण गति कहलाता है, यानी कहा गया है सूर्य जो है उसके चारों ओर एक अक्ष होता है और पृथ्वी की गति यानी उस पर जो पृथ्वी गति करती है उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, आप देखे होंगे मंदिर में लोग परिक्रमा करते हैं, तो भगवान तो एक जगह विराजमान होते हैं और उसके चारों ओर श्रद्धालु जो होते हैं परिक्रमा करते हैं। तो ये मुख्य उदाहरण हो गया परिक्रमण गति का, तो इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर जो है कक्षीय समतल। तो हम अब कक्षीय समतल के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो पृथ्वी का जो अक्ष होता है यह काल्पनिक रेखा होता है। जैसा कि हम आपको पिछले चैप्टर में बताए थे, एक पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप ग्लोब के चित्र के माध्यम से जो पृथ्वी के जो दो अक्ष होते हैं उसको बीचे बीच एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है, यानी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम काल्पनिक रेखा कहे थे। और वह जो रेखा था वह हम लोग कल्पना करके बनाए थे, वैसी कोई जो रेखा होती है वह पृथ्वी पर थी ही नहीं, इसे हम काल्पनिक रेखा कहते थे। तो हम अभी इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे जानते हैं। इसके यानी जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, यानी जो हमारा जो ग्लोब पर जो एक काल्पनिक रेखा था वह कक्षीय सतह पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम फिगर के माध्यम से बताते हैं, उसके बाद हम कक्षीय समतल क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आपको हम फिगर बना के बताते हैं। मान लीजिए ये एक पृथ्वी का स्वरूप हो गया। उसके बाद यानी आपको पिछले चैप्टर में बताए थे जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा के बारे में। तो वो रेखा था विषुवत या भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होता है। तो ये हो गया आपका विषुवत रेखा। अब हम इसके बीचे बीच एक लंबवत यानी आपको हम पिछले चैप्टर में बताए थे देशांतर रेखा के बारे में, जो पृथ्वी के लंबवत खींचे गए थे। तो हम इसके बारे में पहले जानते हैं। तो ये हो गया एक लंबवत रेखा। अब जानेंगे जो हमारा जो पृथ्वी है वह 66.5 डिग्री झुके हुए है अपने अक्ष से, इसके बारे में। तो मान लीजिए ये पृथ्वी का अक्ष हो गया और ये इस प्रकार मतलब झुका हुआ है, यानी कहे तो पृथ्वी जो है हमारा वह 23.5 डिग्री झुका हुआ है, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यानी हमारा जो पृथ्वी है वह सीधा नहीं है, ये ऐसे मतलब झुका हुआ है। और ये वाले जो भाग है यहाँ पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये वाले भाग में 66.5 डिग्री का
कौन बनाता है? तो वही बताया गया है, पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा है, यानी जो ये जो खींचा गया, जो आपको एक रेखा दिख रहा है पृथ्वी के अक्ष पर, यह एक काल्पनिक रेखा है जो जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जैसा कि ये बताएं, यह इसका जो ये कक्षीय जो सतह है उससे 66.5 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री झुका हुआ है और 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो यही था। अब हम जानते हैं कक्षीय समतल के बारे में। तो वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। यानी कहे तो वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाए जाते हैं उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे। तो अगला टॉपिक है प्रदीप्त वृत्त। तो प्रदीप्त वृत्त क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो प्रदीप्त वृत्त होते हैं उसी के कारण दिन और रात होते हैं। तो हम इसके बारे में आगे जानेंगे। पहले हम जानते हैं प्रदीप्त वृत्त के बारे में। तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, यानी जैसा कि आपको हम बताए थे सूर्य एक तारा है और जो हमारा जो पृथ्वी है वह सूर्य से रोशनी प्राप्त करता था। पृथ्वी के पास कोई अपना रोशनी नहीं था, यानी आकाश में जो बताए थे वे सारी वस्तुएं जो तारों यानी सूर्य से रोशनी प्राप्त करते हैं उसको ग्रह कहते हैं, और पृथ्वी एक ग्रह था। इसके बारे में तो आपको बताए ही थे। तो वही बताया गया है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। आप जानते हैं आगे, पृथ्वी का आकार एक गोले के समान होता है, यानी हमारा जो पृथ्वी है उसका आकार की बात करें तो वह एक गोले की समान होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यानी पृथ्वी को तो हम देख नहीं सकते हैं, तो इसके एक वास्तविक स्वरूप था ग्लोब, उसको आप देखिएगा तो वो गोल दिखाई देगा, यानी गोले के समान दिखाई देगा। तो वही बताया गया है, पृथ्वी का आकार गोले के समान होता है, इसलिए एक समय में सिर्फ आधे भाग पर रोशनी पड़ती है। यानी जो हमारा जो पृथ्वी होता है वह एक गोले के समान होता है और सूर्य से वह रोशनी प्राप्त करता है, और एक समय जब आता है तो पृथ्वी के कुछ आधे हिस्से पर सूर्य के रोशनी पड़ता है। तो इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं इसके बारे में। तो ये देख लीजिए, ये हमारा पृथ्वी हो गया और ये सूर्य मान लेते हैं। यानी सूर्य का जो रोशनी होता है वह सीधा, यानी किरण जो होता है वह सीधा भागता है, यानी इस तरह से भागता है, इस तरह से भागता है। तो वही बताया गया है, या कभी कभी यह आधे भाग पर पड़ता है, यानी हमारा जो सूर्य का जो रोशनी होता है वह आधे भाग पर पड़ता है, यानी कभी कभी की बात कर रहा है। अक्सर तो पड़ता ही होगा इस तरह से, लेकिन कभी कभी ये आधे क्षेत्र पर मतलब इसका रोशनी जाता है। तो अब हम आगे जानते हैं प्रदीप्त वृत्त के बारे में। तो चलिए जानते हैं, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यानी जो एक ग्लोब होता है, जैसा कि आपको हम बताए थे, उस पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो जैसा कि ये देख सकते हैं, इसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यानी ये जो पृथ्वी आपको दिख रहा है, ये जो पृथ्वी, इसके आधे भाग पर रोशनी जाएगा, इस भाग पर रोशनी जाएगा तो ये वाला जो भाग होता है ये अंधेरा रहेगा। यानी ये जो बीच वाले जो आपको भाग दिख रहा है यही हुआ प्रदीप्त वृत्त, यही तय करेगा कि रोशनी कहाँ जाएगा। तो इसलिए बताया गया है, यहाँ दिन रात को विभाजित करने वाली रेखा को हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये वाला भाग प्रदीप्त वृत्त हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, यानी
आपको जैसा कि बताया है, ये जो अक्ष हो गया, ये जो आपको अक्ष बताए थे, और ये वाले भाग को हम प्रदीप्त वृत्त बताए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दोनों में दूरी है, यानी नहीं मिलता है। तो वही बताया गया है, ये वाले पॉइंट्स, जो यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलती है, यह किसी भी हालात में नहीं मिलेगी। तो अब हम आगे जानते हैं एक आर्यभट्ट का जो पुस्तक था उसके बारे में। तो आर्यभट्ट का पुस्तक था आर्यभट्टनीय, उसमें उन्होंने बताए थे कि पृथ्वी एक गोल, यानी गोले के समान होता है, यानी जो हमारा जो पृथ्वी होता है वह गोले के समान होता है। तो इसको याद रखिएगा। हम अब आगे जानते हैं पृथ्वी के बारे में। तो चलिए जानते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। यानी कि आपको हम जो पिछले वीडियो में बताए थे, जो हमारा जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर घूर्णन यानी घूमता है, यानी चक्कर लगाता है, वह एक दिन यानी 24 घंटे में लगाता है। और वहीं सूर्य की बात करें तो सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाता है, यानी 365 दिन 6 घंटे के करीब में वह सूर्य का एक चक्कर लगाता है। तो इसी के बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा, यानी जैसा कि आपको बताया है, जो ये तो अपने अक्ष पर अभी 24 घंटे में घूम रही है, अब सूर्य की बात आ रही है। तो पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अब हम आगे जानते हैं, लेकिन लोगों ने सुविधा के लिए मानते हैं हर वर्ष 365 दिन गिनते हैं, यानी लोग जो है वह सुविधा के लिए बताते हैं कि जो हमारा जो पृथ्वी है वह सूर्य का परिक्रमा 365 दिन में पूरा करता है, लेकिन जो 6 घंटे होते हैं उसको 4 साल यानी 4 साल में जोड़ दिया जाता है, यानी 6 से हम गुना करेंगे 4 में तो 24 हो गया, यानी एक दिन हो गया। तो इसको हर 4 वर्ष के बाद इसे दिन में जोड़ दिया जाता है। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्ष में 24 घंटे यानी अर्थात एक दिन का अंतर होता है। जैसा कि आपको हम बताएं, यानी जो हमारा जो 6 घंटे होते हैं उसको हर 4 वर्ष पर जोड़ दिया जाता है, ताकि जोड़ दिया जाता है। उसके बाद 4 वर्ष पर 366 दिन हो जाते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं 24 घंटे यानी एक दिन का अंतर हो जाता है। इस प्रकार हर चौथे यानी 4 वर्ष पर 366 दिन होता है। इसे लीप वर्ष के नाम से जानते हैं, यानी कि जो जिस साल 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे एक आसान शब्दों में, जिसमें 4 से भाग लग जाए उसे लीप वर्ष के नाम से जानते हैं, और जिसमें 4 से भाग न लगे उसे हम सामान्य वर्ष के नाम से जानते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अब हम आगे जानते हैं पृथ्वी की दैनिक गतियों के प्रभाव के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो सामान्यतः कहे तो एक वर्ष में गर्मी यानी ऋतु परिवर्तन की बात हो रहा है, यानी एक साल में कितने ऋतु होते हैं। तो सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी होते हैं, उसके बाद सर्दी होते हैं, वसंत होते हैं और शरद होते हैं, यानी एक साल में 4 ऋतु होते हैं। तो वही बताया गया है, ऋतुओं में बांटा गया है, यानी 4 ऋतुओं में बांटा गया है, गर्मी, सर्दी, शरद और वसंत ऋतु। तो हम अब आगे जानते हैं और इसके बारे में भी एक फिगर के माध्यम से जानेंगे। तो ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होते हैं। जैसा कि आपको अभी हम बताएं, जो 4 प्रकार के ऋतु होते हैं, और वह ऋतु किस कारण से होते हैं, तो वह ऋतु सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण यहाँ ऋतुओं का परिवर्तन होता है। अब हम आगे जानते हैं
पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होती है। यानी जैसा कि आपको हम बताए हैं, जो हमारा जो पृथ्वी होता है वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो वही बताया गया है पृथ्वी के घूर्णन यानी घूमने के कारण, घूमने एवं परिक्रमण यानी घूर्णन और परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो हम इसके बारे में